गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राम ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें मांग की है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इसराइल के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बयानों का भी हवाला दिया। लिंडसे ग्राम का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी इसराइली हमलों के दौरान ईरान के लड़ाकू विमानों को अपने एयरबेसों पर शरण दी थी। लिंडसे ग्राम की इस मांग से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की टेंशन बढ़ सकती है। लिंडसे ग्राम ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। लिंडसे ग्राम ने सीबीएस न्यूज़ के व्हाइट हाउस रिपोर्टर जेनिफर जैकब के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, अगर यह रिपोर्ट सही है तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान जो भूमिका निभा रहा है उसकी पूरी तरह से समीक्षा करनी होगी। इसराइल के प्रति पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के कुछ पिछले बयानों को देखते हुए अगर यह बात सच निकलती तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी। जेनिफर जैकब के पोस्ट में क्या लिखा था। जेनिफर जैकब ने अपने एक्स पोस्ट में ईरानी लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान में छिपाने की सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट को शेयर किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि सूत्रों ने जिम ला पोटा और मुझे बताया कि जब पाकिस्तान ने खुद को तेहरान और वाशिंगटन के बीच एक कूटनीतिक माध्यम के तौर पर स्थापित किया तो उसने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने देश में पार्क करने की अनुमति दे दी। ऐसा करके संभवतः उसने उन विमानों को अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया। अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरफोर्स बेस पर भेजे। पाकिस्तान ने ईरानी RC-130 विमान छिपाया। उन्होंने आगे लिखा, इन सैन्य साजो सामान में ईरानी वायुसेना का एक RC-130 विमान भी शामिल था। यह लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान का ही एक ऐसा प्रकार है जिसका इस्तेमाल टोई और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान अक्सर ईरान की स्थिति की जो तस्वीर पेश करता है वह असलियत से कई ज़्यादा सकारात्मक होती है। इसी वजह से ट्रंप के सहयोगी पाकिस्तानी मध्यस्थों से आग्रह कर रहे हैं कि वे तेहरान के साथ अपनी बातचीत में ज़्यादा स्पष्ट और खरी बातें करें। ये बात करें पाकिस्तानी सिंधु जल संधि की। पाकिस्तान सिंधु जल संधि के स्थगित होने से परेशान है। उसे डर है कि इससे कई सूबों में सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान के किसान पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सिंधु जल संधि को दोबारा लागू नहीं किया जाता है तो उनके लिए धान की फसल बोना मुश्किल हो सकता है। वहीं भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते और पानी या खून साथ नहीं बह सकते। इसके बावजूद पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं है। उसने आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं छोड़ा है। इसके जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि पर कोई भी रियायत देने से इनकार किया है। 1 साल से निलंबित है सिंधु जल संधि। 1 साल बीत जाने के बाद भी सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित है। चिनाब नदी में बने बगलियार बांध के सभी फाटक बंद पड़े हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपने अड़िग रुख को फिर से दोहराया है कि संधि स्थगित है और तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर रहा है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 25.5 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने को तैयार है। सिंधु जल संधि 6 दशकों से अधिक समय से लागू थी। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध भी लड़े गए। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा बिना इस चिंता के कि भारत का जवाब क्या देगा। लेकिन पहलगाम हमले ने भारत की सब्र का घड़ा भर दिया। भारत ने यह ऐलान कर दिया कि वह सिंधु जल संधि को निलंबित कर रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने धमकियों की भरमार लगा दी, लेकिन भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। सिंधु जल संधि में शामिल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को जल पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि की सिंचाई करता है। उसके सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 1/4 का योगदान देता है और उसके लगभग 40% कार्यबल की आजीविका का आधार है। यह संधि करोड़ों पाकिस्तानी लोगों के लिए पेयजल, आजीविका, जल विद्युत का एकमात्र आधार है। इन 3 पश्चिमी नदियों के जल का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। ये पाकिस्तान को सूखे से बचाता है, देश में खाद्यान्न की आपूर्ति को स्थिर रखता है। सिंधु बेसिन नहर प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली में से एक है जो पाकिस्तान के कृषि उत्पादन को चलाती है। सिंधु जल संधि के निलंबित होने से पाकिस्तान में फसलों का बुआई चक्र प्रभावित हुआ है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की पैदावार गिर गई है। पहले से ही कर्ज और मुद्रास्फीति से जूझ रही अर्थव्यवस्था में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस संधि के निलंबित होने से पाकिस्तान का लगभग 30% जल विद्युत उत्पादन अनियमित हो गया है। इससे उद्योग भी प्रभावित हुए हैं और घरों में बिजली गुल हो गई है। पाकिस्तान अपने जलवायु संबंधी विशेषताओं वाले देशों के लिए अनुशासित 1000 दिनों के मानक के मुकाबले केवल लगभग 30 दिनों की जल आपूर्ति का भंडारण करता है। इससे स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और पाकिस्तान के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं, वह या तो आतंकवाद का समर्थन करे या फिर भारत के साथ मिलकर काम करे। आइए जाने पाकिस्तान की चालबाजी की। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उसने ईरानी विमान को अपने नूर खान एयरबेस पर पनाह दी थी। ये खुलासा CBC न्यूज़ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से किया है। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की नीयत और धोखेबाज की पुल खुल गई है। आनन फानन में पाकिस्तान के विदेश विभाग ने यह बयान जारी कर रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा कि पाकिस्तान ने किसी ईरानी विमान को पार करने की इजाज़त नहीं दी थी।
लेकिन सबसे दिलचस्प वाक़या यह है कि शहबाज सरकार ने भले ही इनकार कर दिया, लेकिन चीन की एक कंपनी ने नूर खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी, जिससे पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया। प्रतिबंधित चीनी कंपनी मिज़रा विज़न अप्रैल 2026 की एक तस्वीर जारी की, जिसमें नूर खान एयरबेस पर C-130 एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में उस जगह पर एक सैंड कैमो रेत के रंग का छद्म आवरणों वाला C-130 विमान दिखाई दे रहा है। जबकि पाकिस्तान इस तरह की डिलीवरी रंग रूप वाले विमानों का संचालन नहीं करता है, तो ये विमान किसका है? CBC न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर पार्क करने की अनुमति दी ताकि उन्हें संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया जा सके। ऐसा उसने तब किया जब वह चल रहे अमेरिकी ईरान संघर्ष में खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था। इस रिपोर्ट ने वाशिंगटन में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं और वरिष्ठ अमेरिकी सांसदों ने तेहरान और वाशिंगटन के बीच शांति स्थापना करने के लिए प्रयासों में इस्लामाबाद की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और 8 अप्रैल को घोषित एक संघर्ष विराम के तहत इसे रोक दिया गया था। CBC के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा किए जाने के कुछ ही समय बाद ईरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस भेजे थे। बताया जा रहा है कि इन विमानों में ईरानी वायुसेना का एक RC-130 टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला विमान भी शामिल था, जिसकी कंपनी चीनी कंपनी ने अप्रैल महीने में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दिखाई थी। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस संकट में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। ग्राहम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अगर ये रिपोर्टिंग सही है तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों की भी मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान जो भूमिका निभा रहा है उसका पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना होगा। लिंडसे ग्राहम ने आगे कहा कि इसराइल के प्रति पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी के कुछ पिछले बयानों को देखते हुए अगर ये सच निकला है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जबकि पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को गुमराह करने वाली और सनसनीखेज बताया और कहा कि इस तरह की अटकलबाजी वाली बातें क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करने के मकसद से लगती हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया कि सीज़फायर के बाद और इस्लामाबाद वार्ता के शुरुआती दौर के दौरान ईरान और US के कई विमान पाकिस्तान आए थे ताकि वार्ता प्रक्रिया से जुड़े राजनयिक कर्मियों, सुरक्षा टीमों और प्रशासनिक कर्मचारियों की आवाजाही में मदद मिल सके। मंत्रालय ने बयान में आगे कहा कि कुछ विमान और सहायक कर्मचारी बातचीत के अगले दौर की उम्मीद में कुछ समय के लिए पाकिस्तान में ही रुके रहे। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि हालांकि औपचारिक बातचीत अभी तक फिर से शुरू नहीं हुई है, लेकिन उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत जारी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इसी संदर्भ में ईरानी विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्राओं को मौजूदा लॉजिस्टिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए सुविधाजनक बनाया गया। बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान में अभी जो ईरानी विमान खड़े हैं वे सीज़फायर के दौरान ही आए थे और उनका किसी भी तरह की सैन्य आपात स्थिति या सुरक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम बात करें बांग्लादेश के मंत्री की। बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के मंत्री काजी शाह मोफजल हुसैन कैकोबाद ने कहा है कि वे अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपनी मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन देश में अल्पसंख्यकों या दूसरे धर्मों को मानने वालों के खिलाफ जुल्म, अन्याय या उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेशी मंत्री ने ये बातें बांग्लादेश सेक्रेटरीट रिपोर्टर्स फोरम की तरफ से आयोजित एक चर्चा के दौरान कही। यह फोरम सेक्रेटरीट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों का एक संगठन है। यह कार्यक्रम सोमवार को सेक्रेटरीट के मीडिया सेंटर में आयोजित किया गया था। काजी शाह मोफजल हुसैन कैकोबाद का यह बयान उस वक्त आया है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश में हिंदुओं की धमकियां दी जा रही हैं। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं। चेतावनी दी जा रही है कि अगर बंगाल में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा होती है तो बांग्लादेश में भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए काजी शाह मोहम्मद फजल हुसैन ने कहा है कि भारत एक विशाल देश है और वह इसका सम्मान करते हैं क्योंकि यह लोकतंत्र को बनाए रखता है। हालांकि इस दौरान बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत अल्पसंख्यकों को अपना ले, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें अपनी आबादी का एक अभिन्न अंग मानते हुए समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे तो वह भारत को और भी अधिक सम्मान करेंगे। धार्मिक मामलों के मंत्री ने आगे कहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत में जो कुछ हो रहा है वह मुख्य मुद्दा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि भारत में कुछ होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि बांग्लादेश में भी उसे होने दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मंत्रालय से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ अल्पसंख्यकों या किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको बता दें कि इन सबके बीच बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हिंदुओं को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो बांग्लादेश में हिंदुओं को भी सुरक्षित रहने नहीं दिया जाएगा। इनायतुल्लाह अब्बासी पहले भी भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात रहे हैं। उन्हें 2023 में कहा था कि बांग्लादेशी मुसलमान नई दिल्ली पर इस्लामिक झंडा फहराएंगे। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के मामले। आपको बता दें कि अगर 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में भयानक इजाफा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर 2024 से फरवरी 2026 के बीच हिंदू समुदाय के खिलाफ 3100 से ज़्यादा हिंसा के मामले सामने आए हैं। इस दौरान उनके घर, व्यवसाय और पूजा स्थल को निशाना बनाया गया।
भारतीय संसद में दिसंबर 2024 को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त से 8 दिसंबर 2024 के बीच ही 2200 मामले दर्ज किए गए थे। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 के बीच 2442 सांप्रदायिक हमले दर्ज किए गए। इसमें सामूहिक बलात्कार, घर व्यापारों पर कब्जा, जबरन इस्तीफे शामिल थे। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 में चुनाव से ठीक पहले हिंसा में फिर तेजी आई और सिर्फ दिसंबर 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 51 नई घटनाएं और 10 हिंदुओं की हत्या दर्ज की गई। हालांकि तत्कालीन मोहम्मद यूनुस के प्रशासन ने इन घटनाओं को कम करके दिखाने की कोशिश की थी। यूनुस सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 645 घटनाएं हुई, लेकिन दावा किया था कि सिर्फ 71 घटनाएं सांप्रदायिक थी, जबकि बाकी को उन्होंने जमीनी विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी का आपराधिक मामला बताया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.